हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी यातायात तथा संचार के साधन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो एनआईएस पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, और साथ में जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। इसमें आज हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक टॉपिक पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान एनआईएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर ट्रांसपोर्ट। You ever to the wondered why the people in the ancient time settled their down near the rivers? How was trading to possible between two far off lands? Yes, it was a thought the rivers and seas. From the olden days till now, their waterway had been an important mean of transportation. It is because on your screen there is a most important picture here of water transport. There is an important a ship here. It is the cheapest mean of the compared to the other means of transport because it is involved no expenditure on the construction other than the maintenance. That's important. There is a very cheaper because there are expenditures on construction other than maintenance. It is a very useful for the transporting heavy and bulk goods. A ship can be carry a lakh of ton of the goods at the time. It is a better mode of transportation for the petroleum, and it is a product as involved to the cross continental transfer. India lakh is a petroleum deposit, and most of it is the imported from the Middle East country. It's important. It is used efficient and environment friendly mean of transport. There is a environment friendly transport here, and waterways has been classified into two types. Do you know them? Find out why there is called inland waterway and ocean routes. They're important. The first of all here, the inland waterways. India is inland is a navigable waterways measuring of 14,500 measuring here, which will include a canal, river, backwaters, and narrow bays, etc. But only 3,700 kilometers of river length are suitable for the mechanized of boat is the river Ganga and Brahmaputra in their north and Godavari, Krishna and Kaveri in their south. A good network of inland waterway is able to reduce the traffic on the highway. It also helps to transportation of goods here. And the Inland Waterway Authorities of India was considered of 1986 and the looks after the development, maintenance and management of inland waterway in their country. The following three waterway has already been declared in the national waterway. The first year, NW1 River Ganga from Allahabad, Uttar Pradesh and Haldia, West Bengal is a 1,620 kilometer. And second year, NW2 River has Brahmaputra for Asadhyas and the Dubaris in the Assam, 891 kilometer. And NW3 is a columns to the Kotampurams stretch of the canal is
of Kerala is 205 kilometer. That's important. But longest here, river Ganga and Allahabad is the NW1 river. And the next here, ocean waterway. If you look at the map of India, you will find that it is surrounding the three sides of the Arabian Sea. The Bay of Bengal and the Indian Ocean with the coastline of 7,516 km. India had only 49 ships in 1946 with the capacity of 1,27,083 tons. After independence, the government has taken various measures resulting in procurement of 616 ships in 2004 with a gross tonnage of 7 lakh ton of carrying of capacity. There is a most important capacity here. On your screen, there is India is a major ports here. You know that there is a major port here. Is Mumbai, Mangalore, and there are Kochis, Chennai, Visakhapatnam, Harda, Kolkata. There is the most important sea port here. The two category of Indian Sea is a waterway is a coastal shipping. A transporting of passenger and cargo between two ports located along the coast of the country is done by the coastal waterway. Ships of about 100 navigations companies are engaged in a coastal waterways. And the handlings is about 7 lakh ton of the cargo through the 12 main ports of 189 small and the medium class port. They're important. And then next year, international shipping. There are international shipping is important here. Most of the shipping is the capacity of India is used in international trade. So there are port of the east coastal of Myanmar, Malaysia, Indonesia, Australia, China, Japan, and from to the west coastal port to the USA, Europe, and the Asia are used for export and import. There is the most important way of waterway here. देखिए हमारे समक्ष जो आया है जल परिवहन। कहते हैं जल परिवहन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुविधाजनक है। पुराने समय में जल परिवहन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो जल परिवहन के लिए हमें जो है रोडों का कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है, और नेचुरल रूप से जो है ये प्रदूषण भी करने का कोई भी सबब नहीं बनता है। अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो ये कई क्षेत्रों को तहस नहस कर देता है, लेकिन जल मार्ग जो होता है स्वयं ही बना हुआ होता है। आपको सिर्फ उसमें जो है अपने जो है बड़े बड़े शिपों को उतारना होता है, और ये बहुत ही आसानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, और ये प्राकृतिक वे है। कहते हैं बेशक आज के समय में देखा जाए तो वाटर वे का जो है जल परिवहन का जो है रास्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी आज के समय में इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इसका उपयोग यातायात के लिए कम किया जाता है, ये जनरली सी बात देखने को मिला है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या लोग प्राचीन काल में नदियों के निकट निचले भाग में बसे? क्यों आखिर बसे होंगे? आपको पता है सबसे बड़ा प्रश्न है कि लोग कोई भी देख लीजिए शहर, कोई भी न कोई नदियों के किनारे बसा हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो बात यही है कि नदियाँ से हमें बहुत कुछ मिल जाती है। ठीक है, कहते हैं खाने पीने के साथ पीने की भी वस्तु मिलती है, तो प्लस यातायात के साधन भी मिलती है। भारत की अगर खोज हुई, भारत के बारे में वास्को डी गामा जाना, तो वो भी जो है जल मार्ग का ही उपयोग किया, क्योंकि जल मार्ग बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए माध्यम था। कहते हैं ये कैसे दूर भूमि से कारोबारी संभव हुआ, कहाँ नदियों और समुद्र के माध्यम से किया गया। पुराने दिनों में अब तक ये जल परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है, और आप देख सकते हो, आपको चित्र में भी यहाँ पर दिख रहा है कि ये परिवहन का सबसे अच्छा साधन है। और देखा जाए तो ये बहुत काफ़ी आसान भी है और सही भी है, और इसमें अधिक मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में यह बहुत ही सस्ता साधन है, क्योंकि इनमें कोई भी निर्माण या रखरखाव पर अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं है। इसलिए परिवहन के सभी साधनों की तुलना में जो है ये जल मार्ग बहुत ही सस्ता साधन बनता है। यह मध्यम, बड़ी और भारी माल परिवहन के लिए बहुत ही उपयोगी है, और एक जहाज़ पर एक समय में लाखों टन माल को ले जाया जा सकता है। यह पेट्रोलियम के लिए अच्छा परिवहन है, और अपने उत्पादों के रूप में महाद्वीपों के पार स्थानांतरित शामिल भी करता है। भारत में पेट्रोलियम जमा भी की कमी है, और यह सबसे अधिक मध्यम पूर्व देशों को यातायात भी किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिवहन के साधनों में ईंधन की बचत और पर्यावरणीय मित्र के रूप में भी है, यानी देखा जाए तो इको फ्रेंडली है,
और ये पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता है। जल मार्ग को 2 प्रकार में यहाँ पर वर्गीकृत करने का प्रावधान है। क्या आप जानते हैं? पता लगाइए कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मार्ग और जो है महामार्ग कहा जाता है। आखिर क्यों इनको अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और महामार्ग कहा जाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, देखिए भारत अंतर्देशीय संयम जलमार्ग की लंबाई जो है 14,500 किलोमीटर है, जिसमें नहरें, नदियाँ, बैंक वाट्स एंड संक्रिय खाड़ियाँ आदि शामिल हैं। लेकिन नदी नौगल मार्ग की कुल लंबाई केवल 3,700 किलोमीटर उत्तर में गंगा और ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में मशीनरी नौकाओं के लिए काफ़ी उपयुक्त है। राज्य मार्गों पर यातायात का जो भार कम करने में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का अच्छा नेटवर्क अहम भूमिका निभा सकता है और यह भी वस्तुओं के परिवहन में सहयोग भी करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें हम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन का, तो कहते हैं ये 1984 में किया गया था और देश में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन करता है। कहते हैं निम्नलिखित 3 जलमार्ग को ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। एक तो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो कि 1,620 किलोमीटर तय करती है इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक, यानी काफ़ी लंबी इसकी यात्रा होती है। वहीं हम राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें 2 को, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम से सदियों से जो है धुबरी तक जो है 891 किलोमीटर तय करता है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग की, तो कहते हैं 3 की जो केरल में कोल्लम से लेके कोटलीपुरम तक जो है 205 किलोमीटर तय करता है। तो देखा जाए भारत में 3 ही मार्ग को जो है राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है समुद्री जलमार्ग। देखिए यदि आप भारत के मानचित्र पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत तीनों ओर से जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से सीधे घिरा हुआ है और इनकी देखा जाए तो लंबी तटरेखा जो है 7,516 किलोमीटर तटरेखा है। और कहते हैं 1946 में भारत में देखा जाए तो 1,27,083 टन क्षमता के केवल जो है सिर्फ 49 जहाज़ थे। लेकिन आज़ादी के बाद देखिए सरकार ने 2004 में विभिन्न आकार वाले 616 जहाज़ों खरीदे से जो है 70 लाख टन क्षमता जहाज़ खरीदा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। कहते हैं समय के साथ बहुत ही बदलाव देखने को मिला। अभी इस मानचित्र में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भारत के प्रमुख बंदरगाह यहाँ दर्शाया गया है। इसमें विशाखापट्टनम, चेन्नई, प्रदीप, कोलकाता, हल्दिया, ये सारे के सारे समुद्र किनारों ही बसे हुए हैं। चाहे हम कोची की बात करें, मंगोर की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, तो कनाडा की बात करें, तो काफ़ी क्षेत्र जो है जलमार्गों से जुड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हो सकता है आने वाला समय में बहुत ही सुविधाजनक बन जाए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय समुद्र जलमार्ग की 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो तटीय नौवहन है, यानी तटीय नौवहन देश के तट पर स्थित बंदरगाहों के बीच यात्रियों और माल परिवहन तटीय जलमार्ग के द्वारा किया जाता है। और कहते हैं नेविगेशन कंपनियां जो कि 100 जहाज़ों से 12 प्रमुख बंदरगाह और 189 छोटे मध्य वर्ग के बंदरगाहों के माध्यम से तटीय जलमार्ग द्वारा माल के लगभग 7 लाख टन मालों को ढोने में व्यस्त है। तो आप समझ सकते हो कि 100 जहाज़ों से 12 प्रमुख बंदरगाहों के अंतर्गत, यानी सिर्फ 196 छोटे मध्य वर्ग के बंदरगाहों के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में 7 लाख टन मालों को ढोने में व्यस्त है, यानी 7 लाख टन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की, तो कहते हैं भारत के नौवहन का क्षमता अधिकांश भाग अंतर्राष्ट्रीय नौवहन में है और म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान से पूर्वी तट के बंदरगाहों के माध्यम से और पश्चिमी तट के बंदरगाहों से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया के लिए निर्यात और आयात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के अंतर्गत म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, पूर्वी तट के बंदरगाह शामिल है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जल मार्ग है, जो बहुत काफ़ी महत्व भी रखता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारा होगा वायु मार्ग,
तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, ठीक है। कहते हैं दोस्तों, अगर तिरपान सेंटर को और आगे बढ़ाना चाहते हो और अच्छा इसमें देखना चाहते हो तो आपको तिरपान सेंटर को और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए जो है बच्चे देखेंगे तभी मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, ठीक है। कुछ गलतियां हैं, कुछ बातें हैं, तो कमेंट भी प्रावधान है। कहते हैं कमेंट करने से सुधारा जा सकता है, लेकिन आपको एक बात नहीं भूलना है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य सेव कर लीजिए कि तिरपान सेंटर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 से लेके तो है MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। सोचिए नहीं दोस्तों, विचार नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में सेव कीजिए।